बल्लू अपने छोटे 3 भाइयों के साथ शहर में एक पूरी का ठेला लगाता था। बल्लू की पूरियाँ पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। लोग ठेले पर आते और बहुत चाव से पूरी खाकर जाते। लेकिन अब बल्लू को किसी काम से अपने गांव वापस जाना था। बल्लू जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन काम की मजबूरी उसे गांव वापस बुला रही थी। बल्लू को न चाहते हुए भी अपना ठेला छोटे 3 भाइयों के सर पर छोड़कर जाना पड़ रहा था। बल्लू धीरे धीरे 3 छोटे भाइयों को ठेले का काम सिखाता जा रहा था, ताकि उसके बाद वो ठेला अच्छे से संभाल सके। फैजान, तुम सबसे बड़े हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पीछे से ये ठेला तुम्हें ही संभालना है। मेरे जाने के बाद तुम सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, इस ठेले के मालिक बन जाओगे और तुम्हें ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से और ईमानदारी से निभानी है। समझ रहे हो ना? अरे बलू भैया, आप तो कतई चिंता ही मत करो। आप बेफिक्र होकर गांव जाओ, हम पीछे से ठेला बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। बस तुझे ही देखकर तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। अरे फैजान और परवीन तो समझदार हैं। मैं जानता हूँ कि वो कोई शैतानी नहीं करेंगे, लेकिन तू, बाप रे बाप, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। पीछे से बड़े भाइयों को परेशान बिल्कुल मत करना, समझा? बलू भैया, करण को छोड़िए, ये तो छोटा है, शैतान है। आप चिंता मत कीजिए, मैं करण, परवीन और ठेले का सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और करण को भी कोई शैतानी नहीं करने दूंगा। और हाँ, परवीन है ना मेरे साथ, हम ठेला बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ बलू भैया, मैं फैजान भैया की हर काम में मदद करूंगा। आप तो बस बेफिक्र होकर जाइए। बल्लू ठेले की जिम्मेदारी तीनों भाइयों के सर छोड़ गांव के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह तीनों भाई ठेले की तैयारी करने लगते हैं। ए सुनो परवीन, मैं पूरियों के लिए आटा लगा रहा हूँ, तुम जल्दी से आलू छील दो, फिर हमें सब्जी तैयार करके फटाफट ठेला लेकर निकलना भी है, वरना देर हो जाएगी। चलो चलो चलो, जल्दी करो। करण के दोनों भाई काम पर लग जाते हैं। करण अपने फोन में गेम खेल रहा होता है। अरे भाई करण, तुम ये फोन छोड़कर कोई काम तो कर लो, और मैं और भैया खाना तैयार करना है, तब तक तुम सलाद तैयार कर लो। चलो। करण अपने फोन में गेम खेलता खेलता जवाब देता है। हाँ भैया, अभी करता हूँ। तीनों भाई खाना तैयार कर ठेले को बाजार में ले आते हैं। कुछ ही देर में ठेले पर ग्राहक भी आना शुरू हो जाते हैं। फैजान ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म पूरियां तल रहा था और परवीन और करण ग्राहकों को गरम गरम खाना खिलाते जाते। तीनों भाइयों की मेहनत से ग्राहक भी ठेले की मजेदार गर्मा गर्म स्वादिष्ट पूरियां खाकर बहुत खुश होते हैं। एक ग्राहक परवीन से पूछता है, अरे बच्चों, आज तुम तीनों ही हो, ये तुम्हारे बड़े भैया कहाँ गए? जी बलू भैया गांव गए हैं और पीछे से हम तीनों ही ठेला संभाल रहे हैं। अच्छा, गांव गए हैं। ठीक है, चलो ठीक से काम करना। और हाँ, ये सामने वाले शराबी सेठ से बचकर रहना। तुम्हारे भैया थे तो कोई बात नहीं थी, संभाल लेते थे, लेकिन अब तुम अभी क्या है, बच्चे हो, तो इस सेठ से थोड़ा दूर ही रहना, ठीक है? ठेले के पास एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन दुकान का सेठ हमेशा शराब के नशे में रहता था। ग्राहक उठकर जाने लगता है। चलो भाई, मजा आ गया, पूरियां वैसे अच्छी बना लेते हो। मजा आ गया खाकर। परवीन और फैजान ग्राहक द्वारा सेठ के बारे में की हुई बात पर चर्चा करते हैं। भैया तो मना करते थे उसकी दुकान पर जाने से। चलो छोड़ो ना, हम तो अपना काम करके शाम को घर वापस चले जाएंगे, छोड़ो। हाँ भैया, हम तो अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन ये करण कहाँ चला गया? बहुत देर से दिखाई नहीं दिया। अरे इसको भी क्या बोलूं, जरा देखना, कहीं फिर से कोई शैतानी न कर रहा हो। देखो। काम से बचने के लिए किसी कोने में अपना मोबाइल पकड़ के बैठा होगा, और क्या ही करेगा। परवीन करण को आसपास ढूंढता है, लेकिन करण अभी कहीं नहीं दिखता। परवीन थोड़ा परेशान हो जाता है। थोड़ा आगे जाकर परवीन जब शराबी सेठ की दुकान पर देखता है, तो करण वहाँ बैठा मजे से गेम खेल रहा होता है। दुकान के बाहर से ही परवीन करण को आवाज लगाता है। ए करण, जल्दी आओ, फैजान भैया बुला रहे हैं, चलो। करण की दुकान से आवाज आती है। जी भैया, आया अभी आया। करण ठेले पर वापस आता है। क्यों करण, कहाँ चले गए थे? वो मेरे क्या है कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी भैया, तो दुकान पर फोन चार्ज करने गया था।
अरे कितनी बार मना किया है कि उस दुकान पर नहीं जाना है। वो दुकान का मालिक ठीक नहीं है ना। चलो अब ये फोन वोन छोड़ो और काम में हाथ बटाओ। चलो। तीनों भाई मिलजुल कर अपना ठेले का काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम तीनों भाई घर वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में करण को याद आता है कि उसका फोन ठेले पर छूट गया है। अरे भैया 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 रुकिए रुकिए रुकिए, मेरा फोन शायद उस ठेले पर छूट गया है। अरे ये कैसे हो गया? वैसे तो तुम 1 मिनट के लिए अपना फोन ना छोड़ो, आज तुम्हारा फोन उस ठेले पर कैसे छूट गया है? अरे नहीं भैया, उस दिन फैजान भैया ने मुझे डांटा था ना, तो अब मैंने फोन चलाना कम कर दिया और काम के चक्कर में मैं फोन ठेले पर ही भूल गया। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जाकर तुम्हारा फोन वापस ले आते हैं। चलो। अरे नहीं 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 भैया, आप लोग थक गए हैं, आप लोग घर वापस जाइए। मैं बस यूं भाग कर जाऊंगा और फोन लेकर यूं भागते हुए वापस आ जाऊंगा। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। और हाँ, कोई शैतानी नहीं करूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और फोन लेकर सीधा घर आना, इधर उधर कहीं निकल मत जाना, ठीक है? करण ठेले पर वापस पहुंचता है। फोन ठेले के नीचे ही रखा होता है। करण फोन उठाता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। करण वापस जा ही रहा होता है, तभी वो शराबी सेठ की दुकान के सामने से गुजरता है। दुकान में से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं। करण एकदम डर जाता है। करण छुपकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये दुकान से आवाजें कैसे आ रही हैं। करण दुकान की खिड़की से छुपकर देखने लगता है। दुकान के अंदर शराबी सेठ एक लड़के को बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। ए साले, तुम लोग सामान खरीद कर चले जाते हो, लेकिन पैसे देने के वक्त तुम्हें मौत आ जाती है। मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे, नहीं तो ऐसे ही मार मार कर तुमसे पैसे वसूल करूंगा। वापस करो। सेठ जी, इस बार मुझे कुछ दे दीजिए, वरना। सेठ लड़के को जोर जोर से मारने लगता है, लेकिन लड़का चुपचाप मार खा रहा था। करण चुपके से इस सब की वीडियो बना लेता है। करण वहाँ से निकलकर घर आ जाता है। क्यों करण, इतनी देर क्यों लग गई? कहाँ चले गए थे तुम? करण अपने दोनों भाइयों को सेठ के बारे में कुछ नहीं बताता। भैया वो अरे क्या ये बोबा, अपने किसी दोस्त के साथ घूमने इधर उधर निकल गया होगा और अब कोई बहाना नहीं सूझ रहा तो ऐ कर रहा है। क्यों करण, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? वो हाँ हाँ जी भैया। हाँ हाँ ठीक है, इतना परेशान मत हो। ये बता, फोन मिला या नहीं मिला? हाँ जी भैया। दोनों भाई हंसने लगते हैं और करण सोने का कहकर अंदर चला जाता है। अगले सुबह तीनों भाई फिर से अपने ठेले पर पहुंच जाते हैं। ग्राहकों की भीड़ थी और तीनों भाई ग्राहकों की सेवा में लगे हुए थे। तभी उनके ठेले पर शराबी सेठ आता है और शराबी सेठ को ठेले पर आता देख करण एकदम डर जाता है। देखो लड़कों, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने कल रात के बारे में किसी को भी कुछ बताया तो ये पहली और आखिरी धमकी समझना। हाँ। तीनों भाई डर के मारे शराबी सेठ के सामने कुछ नहीं बोलते। इतना कहकर शराबी सेठ वहाँ से चला जाता है। ये बताओ, कल रात हुआ क्या था? परवीन, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है भैया। करण, कल रात तुम फोन लेने वापस आए थे, उस वक्त कुछ हुआ था क्या? करण डरते घबराते भाइयों को सारी बात बताता है कि कैसे उसने शराबी सेठ को एक लड़के को मारते हुए देखा और चुपके से उसकी वीडियो भी बना ली। भैया, मैं जब वापस जा रहा था ना, तो मैंने देखा कि सेठ किसी लड़के को बहुत जोर जोर से मार रहा था और किसी पैसे की बात कर रहा था। मैंने छुपकर सेठ का वीडियो बना लिया। वो वीडियो मेरे फोन में ही है। क्या? अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना करण कि इस सेठ से दूर रहना। भैया हमें साफ साफ कह के गए हैं कि उनके यहाँ आने तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो हमें कौन बाहर निकालेगा, बता? अच्छा चलो, ये सब बातें छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बारे में आज के बाद कोई भी बात नहीं करेगा। और करण, तुम अपने फोन से वो वीडियो डिलीट कर दो, हटा दो। लेकिन भैया, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। हो सकता है ये सेठ कोई गलत काम कर रहा हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जो होगा वो पुलिस अपने आप देख लेगी, समझे? हमें बस अपना काम करना है और वो वीडियो तुम डिलीट करो।
करो। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन करण का फोन अचानक से कहीं चोरी हो जाता है। तीनों भाई फोन के चोरी होने पर बहुत परेशान हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें करण का फोन कहीं नहीं मिलता। करण, तुमने वो सेठ वाला वीडियो अपने फोन से डिलीट तो कर दिया था ना? अगर किसी के हाथ वो वीडियो लग गया ना तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। करण ने असल में वो वीडियो डिलीट नहीं किया था, लेकिन भाइयों की डांट से बचने के लिए करण झूठ बोलता है। हाँ भैया, वो वीडियो तो मैंने कब का डिलीट कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद जिस बात का डर था वही होता है। सेठ का वीडियो वायरल हो जाता है। जब सेठ को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि ये वीडियो इन तीनों लड़कों ने ही वायरल किया है। अपना बदला लेने के लिए सेठ अपने गुंडों को भेजता है और रात ही रात करण को अगवा कर लेता है। दोनों भाई करण के अगवा होने पर बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें सेठ पर शक तो था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम जानवी था, वो आती है। फैजान भैया, मेरे पास सबूत है कि करण को शराबी सेठ ने ही अगवा किया है। तुम कौन हो लड़की? हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। और तुम करण और शराबी सेठ के बारे में क्या जानती हो? भैया, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके आने से पहले बल्लू भैया के साथ मेरे सूरज भैया भी काम किया करते थे। सूरज भैया बल्लू भैया के काम में मदद किया करते थे और कभी कभार आराम करने के लिए सेठ की दुकान पर बैठ जाते थे। लेकिन सेठ ने बातों ही बातों में सुरेश भैया को नशे की लत लगा दी और उसी नशे की लत की वजह से मेरे भैया हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सेठ अपनी इस दुकान के पीछे नशे का सामान बेचता है और जवान लड़कों को नशे की लत लगाकर अपना काला कारोबार करता है। दोनों भाई जानवी की यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। तो क्या वो जो वीडियो करण ने बनाया था वो? जी भैया, मैंने ही करण का फोन चुराया था और वो वीडियो वायरल किया था ताकि इस सेठ का सच सबके सामने आ सके। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इससे करण पर ये मुसीबत आ सकती है। हाँ, हमें करण की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हमें पुलिस को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। अगर हम पुलिस के पास पहले गए होते तो शायद आज करण इतनी मुसीबत में ना होता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है भैया। इस फोन में वो वीडियो अभी भी है। हम पुलिस के पास जाकर ये सबूत दिखाएंगे और करण को बचा लेंगे। भैया, जानवी बिल्कुल सही कह रही है। हमें इस बारे में और देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए। सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस के पास जाकर इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताते हैं। इंस्पेक्टर मेहरा बच्चों की सारी कहानी सुनकर तुरंत एक्शन लेते हैं। इंस्पेक्टर मेहरा अपनी टीम के साथ सेठ की दुकान पर छापा मारते हैं। सेठ दुकान के पीछे गोदाम के रास्ते से भागने ही वाला होता है। तभी पुलिस सेठ को पकड़ लेती है। गोदाम में ही सेठ ने करण को भी बांध रखा था। गोदाम में पुलिस को नशे के पैकेट और शराब की बोतल मिलती है। सेठ का भांडा सबके सामने फूट जाता है। पुलिस सेठ को गिरफ्तार कर ले जाती है। दोनों भाई करण को बचा लेते हैं। इंस्पेक्टर मेहरा बच्चों की तारीफ करता है। बच्चों, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया, शाबाश। ये बहुत ही बहादुरी का काम है। हमें जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। मुझे माफ कर दो करण, मुझे तो तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मैं भूल गया था कि जुल्म करने वालों से बड़ा जुल्म छुपाने वाला होता है। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इन जैसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो इन लोगों का हौसला और भी बढ़ता जाएगा और ये हम जैसे भोले भाले लोगों को और भी नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ दिन बाद बल्लू भैया भी वापस आ जाते हैं। तीनों भाई बल्लू भैया को सारी कहानी बताते हैं। मैंने तुम तीनों को हमेशा यही सिखाया कि कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। लेकिन आसपास हो रहे हर जुल्म और गलत काम को देखते हुए चुप रहना भी ठीक बात नहीं है। हमें गलत काम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर वो हमारे लिए भी परेशानी बन सकता है। चलो, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तुम पर गर्व है मेरे भाइयों।
सब लोग खुश हो जाते हैं और खुशी से अपना ठेला चलाने लगते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे किसी भी रूप में हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। चुप रहने से वो जुल्म कभी हम पर भी हो सकता है। हिम्मत और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें